आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जिस पर आरोप पर तिहाड़ प्रशासन का जवाब सामने आया। इंसुलिन न देने के आरोप को गलत बताया गया है, जरूरत पड़ने पर दी जाएगी इंसुलिन, ये प्रशासन ने कहा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को इंसुलिन न देने का आरोप लगाया था। दरअसल ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार सवाल ये पूछ रही है कि जब शुगर लेवल में लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है, लगातार अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो घट रहा है, तो उन्हें जेल के भीतर इंसुलिन की व्यवस्था क्यों नहीं मिल रही है। पूरा मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन अब इस पूरे मामले में तिहाड़ प्रशासन ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को अभी क्योंकि वहां पर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसके तहत जितने भी उपकरण हैं वो मिलने जो चाहिए वो मिल रहे हैं। जो आरोप है उसको निराधार बताया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले तेलंगाना के एक डॉक्टर के कंसल्ट में थे और उनके कहने पर ही वो इंसुलिन नहीं ले रहे थे और वो मेडिकल अगर हम बात करें तो दवाइयों पर थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इसको लेकर के पूरी तरीके से हमलावर है और इसी के बीच जो तिहाड़ प्रशासन है उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया उसके बाद तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें ज़रूर इंसुलिन दी जाएगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि जेल के भीतर भी डॉक्टर्स रहते हैं उनको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए। अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पर डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद ही अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाएगी। लेकिन इस पर दिल्ली की सियासत इस वक्त बेहद ज़्यादा तेज़ है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा बीते रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त तिहाड़ प्रशासन जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स और फ्रंट पेज पे ही इस खबर को जगह दी गई है जिसमें लिखा है कि सीएम के इंसुलिन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में तिहाड़ प्रशासन के इस पूरे स्टेटमेंट के बाद आम आदमी पार्टी और क्या कहती है वो देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तिहाड़ प्रशासन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और अमर उजाला में भी दिल्ली सेगमेंट में ये हेडलाइन कि सीएम को इंसुलिन की जरूरत नहीं, दी जा रही है दवाएं। और तिहाड़ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंसुलिन की जरूरत नहीं है लेकिन दवाइयां यहां पर दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मेयर चुनाव में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को समर्थन सामने आया है। दिल्ली मेयर चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। 26 अप्रैल को मेयर के चुनाव होने हैं, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को एक दूसरे का साथ यहाँ पर मिल गया है। आगे बढ़ते देखिए, कांग्रेस के चुनाव प्रचार में 3 महत्वपूर्ण चेहरे, प्रियंका उत्तर तो राहुल गांधी और खड़गे की अगर बात करें तो वो नॉर्थ और साउथ की कमान लगातार संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो प्रचार अभियान है वो तेज कर दिया है। देखिए, पहले ये जो प्रचार अभियान काफी सुस्त नजर आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज आपको नजर आ जाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग राज्यों का वो भी दौरा करते जा रहे हैं और ऐसे में तीखी प्रतिक्रियाएं फिलहाल दे रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण चेहरे जिनका जिक्र आज अखबारों में फिलहाल किया गया है कि राहुल गांधी कमान संभाल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कमान संभाल रहे हैं। आपने प्रियंका गांधी की रैली भी देखी, बहुत बड़ी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया और राहुल गांधी प्रियंका ने अब कमान फिलहाल संभाल ली है। चुनावी कैंपेन की बागडोर संभालते हुए नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, वो भी रोड शो और रैली फिलहाल कर रहे हैं। प्रियंका की खबर ये है, आज जो हम चूंकि अखबार पढ़ रहे हैं उसमें बताया गया कि उत्तर में और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नॉर्थ और साउथ दोनों पर खास फोकस फिलहाल कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कल भी जैसे कि हमने आपको बताया राहुल गांधी पहुंचे थे और राहुल गांधी दरअसल भागलपुर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारों को ट्रेनिंग 1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए राहुल गांधी भी नजर आए थे और आज जैसे कि मध्य प्रदेश वो पहुंचने वाले हैं। इन तमाम खबरों का जिक्र अखबारों में। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का आपने जिक्र किया और इसी बीच केरल के त्रिशूर में प्रियंका गांधी भी पहुंची थी और केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार लगातार आरोपियों को बचा रही है। तो तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र प्रियंका गांधी भी करती नजर आई और भाजपा सरकार महिला विरोधी है, इसका जिक्र उन्होंने किया। बढ़ते हैं आगे और देखिए, भाजपा पर जीत का दबाव, कांग्रेस के सामने अस्तित्व की लड़ाई, मुकाबले कांटे का, दोनों के लिए कठिन है डगर। तो लगातार दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं और किस तरह से अब भाजपा लगातार विपक्ष के किले को भेदने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस की भी लगातार यही कोशिश है कि जिस सीट पर भाजपा को सफलता मिली है वहां पर हराया जा सके। कई ऐसी सीट जहां पर कांटे की टक्कर है और इसी बीच दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में।
और ये जो गणित है वो दरअसल जाटलैंड का है, जहाँ पर जाटों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हरियाणा में मूलतः अगर बात करें तो एक बड़ी आबादी है इस वर्ग की। ऐसे में वहाँ पर कई सीटों पर जो मुकाबला है बहुत ज़्यादा रोचक हो चला है। अगर हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिले, तो वहीं प्रदेश जो बीजेपी है उसकी तरफ से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहाँ पर 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश दे दिए गए हैं। 22 अप्रैल को अब चुनाव यहाँ पर होंगे। 19 अप्रैल को राज्य की दोनों सीटों पर 72% मतदान हुआ था, लेकिन कई जगहों पर, क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने आई थी कि वहां पर कई जगहों पर फायरिंग भी हुई, लेकिन इन सब के बीच 11 बूथों पर ये खबर है कि वहां पर दोबारा से वोटिंग होगी, यानी कि दोबारा से आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। अगर आप उन 11 बूथों पर अपने वोट को आपने कास्ट किया था बीते 19 अप्रैल को, और अब कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। आज 21 अप्रैल है, कल 22 अप्रैल का दिन होगा, यानी कि कल इन तमाम जगहों पर, इन तमाम 11 बूथों पर होने वाली है दोबारा से वोटिंग। साक्षी, अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे यानी कि रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए। 10वीं की बात करें तो 89.55% और 12वीं में 82.60% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी हुआ है और फिलहाल यूपी बोर्ड के द्वारा ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 10वीं और 12वीं में पास होने वाले छात्रों को बधाई देते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट फिलहाल किया गया है, आप सभी हैं नए उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 10वीं और 12वीं में जो छात्राएं अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल नजर आए। और इस वक्त एक्स पर योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और देखिए, उनके द्वारा कहा गया कि आप सभी अपने नए उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य हैं, और ये जिक्र भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। मोदी सरकार के 3 कानूनों से खुश सीजीआई चंद्रचूड़। और भारत बदल रहा है, नए युग की शुरुआत। नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक, और ये तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वे इन्हें अपनाएंगे। और देखिए, इसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं मुख्य न्यायाधीश, और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 3 कानूनों से वो खुश हैं, और इसका जिक्र अखबारों में भी है। भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया, मुख्य न्यायाधीश का ये स्टेटमेंट है। और देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक नए कानूनों को समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों के कारण कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून तभी सफल होंगे जब वे लोग इन्हें प्रभावी तरीके से अपनाएंगे जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में पीड़ितों के हितों की रक्षा करने की, अपराधों की जांच और सुचारू अभियोजन के लिए जरूरी सुधार किए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं सलमान खान के अपार्टमेंट के पास फायरिंग का पूरा मामला। लॉरेंस पर कसा शिकंजा। सलमान खान के अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट में आपको मालूम है कि वहां पर पास में फायरिंग हुई थी। मुंबई पुलिस ने एफआईआर में 3 नई धाराएं जोड़ ली हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई को वांटेड आरोपी बनाया गया है। तो इस पूरे मामले में आपने देखा कि कैसे आरोपियों को पकड़ा गया था। गुजरात के भुज से, बिहार से भी इनके कनेक्शन जुड़े, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई को वांटेड आरोपी बनाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि फिलहाल जेल में बंद है, और इस पूरी घटना के बाद जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली थी। और आपको मालूम है कि काला हिरण शिकार मामले के बाद से लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को लेकर के किस तरीके से कोशिशें कर रहा था, किस तरीके से लगातार थ्रेट, ईमेल्स, कॉल्स के जरिए जानकारी बीच बीच में सामने आती रही। और आपको याद होगा कि एक बाकायदा मीडिया से इंटरव्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, उसमें भी वो इस बात का जिक्र करता है कि उसकी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य है कि वो सलमान खान को ख़त्म कर दे, क्योंकि जिस तरीके से काला हिरण शिकार का मामला सामने है उसके बाद गुस्सा है, नाराज़गी है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी पुलिस की तरफ से। लेकिन आपको याद होगा कि मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट जहाँ पर सलमान खान अपने फैमिली के साथ रहते हैं,
वहां पर फायरिंग हुई थी। और अब जो बड़ी बात है वो ये कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई को वांटेड आरोपी बनाया है। और देखिए इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं जिसका जिक्र आज अखबारों में किया गया है। देखिए कर्नाटक मर्डर केस, आरोपी की मां ने माफी मांगी, कहा कि लड़की के साथ अन्याय हुआ, बेटे ने जो किया उससे हमारा सिर जो है वो शर्म से झुक चुका है। तो पूरा मामला देखिए काफ़ी संगीन था और मर्डर का एक पूरा मामला था जिसमें कि आरोपी है उसकी मां ने माफ़ी मांगी है। और जो मां माफ़ी मांगते हुए नजर आई उसकी तरफ से कहा गया कि लड़की के साथ अन्याय हुआ, मैं जानती हूँ कि बेटे ने जो किया उससे हमारा सिर शर्म से फिलहाल झुका है। आरोपी की मां ने माफ़ी मांगी। बढ़ते खबरों में आके देखिए अगली बड़ी खबर, केदारनाथ धाम के पुजारी का निधन। नहीं रहे केदारनाथ धाम के पुजारी मृत्युंजय हिरेमठ और बीते दिन ये दुखद खबर सामने आई थी। 31 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। केदार समिति के लोगों में शोक की लहर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ केदारनाथ धाम के पुजारी का निधन हो गया और केदार समिति में इसे लेकर दुख का माहौल है। और नहीं रहे मृत्युंजय और 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आगे बढ़ेंगे। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारी। अफवाह हटाने के बाद पुलिस संभालेगी राज्य, ये कहा जा रहा है। 30 सितंबर के पहले विधानसभा चुनाव संभव है। और आपने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात के संकेत दिए थे अफवाह को लेकर कर। ये कहा था कि जो अतिरिक्त सेना के वहां पर तैनाती है उसको हटा करके जो राज्य पुलिस है उस पर जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा संकेत क्योंकि आपने देखा कि ये भी लगातार मिल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है 30 सितंबर के पहले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो यहाँ पर करा लिए जाएं। 3 बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि आर्टिकल 370 का जब से उसे रिवोक किया गया है तब से वहाँ पर किस तरीके से आबो हवा में परिवर्तन देखने को मिला है, किस तरीके से जो जिंदगी है वो सामान्य हो रही है। और अब कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद 3 बड़े बदलाव की तैयारी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो अफवाह हटाने को लेकर के इस वक्त तैयारियां चल रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। और संभवतः बहुत जल्द ही जो विधानसभा के चुनाव हैं वो जम्मू कश्मीर में संपन्न होंगे। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। हीट वेव उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बुरा हाल है, लोग गर्मी से परेशान हैं। इस बीच 5 दिन भीषण गर्मी की संभावना जताई गई, आशंका जताई गई। कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट का खतरा भी मंडराने लगा है। वहीं अखबारों में भी ये खबर छाई हुई है। अमर उजाला के फ्रंट पेज पर हेडलाइन है कि 5 राज्यों में लू, 45 पर पहुंचा पारा। अभी 5 दिन और भी ज्यादा गंभीर है यानी कि आने वाले। इस बीच पूर्वी यूपी से लेकर बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बुरा हाल है। 2 से 3 डिग्री पारा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लू चल रही है, भयंकर गर्मी की चपेट में कई सारे राज्य नजर आ रहे हैं और अगले 5 दिन भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। यहाँ लिखा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही उसके साथ के लगते तराई वाले राज्यों को छोड़कर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कम से कम 15 राज्य इस वक्त प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में आ चुके हैं। सुबह 10 बजते ही दोपहर जैसी गर्मी महसूस होने लगती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा तट से लगे हुए इलाके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में अधिकतम पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि एक चिंताजनक बात है। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक अगले 5 दिन और अधिक गर्मी का आपको सामना करना पड़ेगा और तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। तो आप सभी लोग तैयारी रखें। अच्छा, आपके अखबार में फिलहाल गर्मी की बात बताई गई, लेकिन दैनिक भास्कर क्योंकि इस वक्त मेरे पास है हेडलाइन, लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर, गर्मी में सर्दी का एहसास, पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में भी बारिश से तापमान 3 डिग्री तक लुढ़का है, ये बताया गया इसमें। कोकसर, इसके अलावा गोंडा, इन तमाम इलाकों में मौसम जो है वो ठंडा है। तो अलग अलग अखबारों में फिलहाल अलग अलग जानकारी दी गई है।